Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम क्लास +2 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर्स पढ़े रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा कि जो लाइट है उसको हम वेव नेचर का मान के कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कुछ फिनोमेना है जो कि आप सिर्फ लाइट को वेव नेचर का मान के एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में 20th सेंचुरी के अंदर कुछ ऐसे फिनोमेनाज आए जिनको आप जो लाइट है उसको सिर्फ पार्टिकल नेचर का ही मान के जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अगर अपन बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रामन इफेक्ट, ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स थे या कुछ ऐसी चीजें थी जो आप सिर्फ कह सकते हो लाइट को पार्टिकल नेचर का ही मान के उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बेटा यहाँ से फिर हमारे पास जो कंक्लूजन आया कि कुछ फिनोमेनाज लाइट के हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फिनोमेनाज हम लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक कंक्लूजन ये आया कि हमारे पास जो लाइट है उसके पास ड्यूल नेचर है, दोनों ही नेचर है। वो कभी कभी रेडिएशंस की तरह बिहेव करती है और कई केसेस में वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो लाइट है उसका ड्यूल नेचर कैसे वो शो करती है और किन किन केसेस में वो वेव की तरीके से काम करती है और किन केसेस में वो एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव करती है। तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो अपन कह सकते हैं अपने पास जो लाइट है उसके पास ड्यूल नेचर है, दोनों ही नेचर है, रेडिएशन वेव नेचर भी है, मैटर का नेचर भी, एज अ मैटर पार्टिकल भी वो बिहेव कर सकती है और एज अ वेव भी जो है लाइट बिहेव कर सकती है। तो बेटा चैप्टर बहुत इजी है, छोटा सा चैप्टर है, आप अगर इसको समझेंगे इजीली इस चैप्टर के अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चैप्टर को समझने के लिए शुरू से इसके बेसिक समझने पड़ेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो एंड तक इस वीडियो को बड़े अच्छे से ध्यान से समझें, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम आगे कुछ समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बेटा इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आपने सुना होगा हम जैसे किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैं बड़े सिंपल से एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास पॉजिटिव और न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, मतलब मेनली जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में, तो ये न्यूक्लियस हुआ और इसके चारों तरफ हम कहते हैं हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर। इनके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर अपने पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बेटा हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब बेटा कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो बेटा ये जो पास वाली ऑर्बिट है, ये जो नियर इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के पास होते हैं, इनके ऊपर ये न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा होती है ना, इनका जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अपन कह सकते हैं जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाउंड रहते हैं एटम के साथ ही, है ना, ये फ्री नहीं है, ये घूम नहीं सकते हैं फ्री, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। फिर अपन बात करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो दूर है न्यूक्लियस से। अगर बेटा ये न्यूक्लियस से दूर है तो अपन कहेंगे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम लगती है, जिसकी वजह से ये फ्री होते हैं, ये मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन से? जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, आउटर मोस्ट शेल के अपन कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं, कंडक्टर के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन ये बेटा मेटल या कंडक्टर की सरफेस से बाहर नहीं आ सकते। बाहर क्यों नहीं आ सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो पॉजिटिव आयंस हैं या फिर जो न्यूक्लियस है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा एटम के अंदर से वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो बेटा पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो मेटल की सरफेस से बाहर नहीं जा सकते, मेटल के अंदर अंदर वो
कहीं भी घूम सकते हैं। फिर अपने पास क्वेश्चन आता है कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर घूम रहे हैं, उनको आप कुछ एनर्जी दो। जैसे उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि मेटल की सरफेस से, कंडक्टर की सरफेस से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया, और ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर क्यों नहीं निकल सकते, मेटल के अंदर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि जो अपने पास आयंस है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको खींच के रखती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है कंडक्टर या मेटल की सरफेस से, उनका मिशन करवाना है, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ उन इलेक्ट्रॉन्स को देनी पड़ेगी। तो इसी में हम फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक था, अब एक एक टर्म जो स्टेप बाय स्टेप इनको हम समझते चलते हैं। सबसे पहली टर्म इसमें आती है बेटा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? अभी जैसा बेटा अपन ने बात की मेटल की सरफेस से या किसी कंडक्टर की सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन के पास एक मिनिमम अमाउंट में एक एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है मेटल के सरफेस से बाहर आने में, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन कहते हैं वर्क फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन अपने पास आती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट emit from the metal surface, है ना। तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है, किस लिए, टू जस्ट emit from the metal surface, मेटल के सरफेस से जस्ट बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए, उसको हम कहते हैं इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो आप सिंपली कह सकते हो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू जस्ट emit फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको बेटा मेनली हम डिनोट करते हैं 5 नॉट्स, है ना। 5 नॉट्स से इसको आप डिनोट करते हो। कई बुक्स के अंदर इसको W से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन आप फिलहाल जो सिंबल याद रखेंगे 5 नॉट। एंड इट इज मेजर्ड इन EV है अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम वर्क फंक्शन को मेजर करते हैं। हम बात करें एनर्जी रिक्वायर्ड, तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक यूनिट होगी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आप बेटा एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं, मेनली अपन न्यूक्लियस या फिर एटॉमिक फिजिक्स के अंदर इसको यूज करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये आता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितने जूल के बराबर होगी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट अपने पास है जूल। तो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी हम एनर्जी को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किसके इक्वल होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। वैसे आप कह सकते हैं ये जो हमारे पास प्रॉपर फिगर आती है 1.602 × 10⁻19 जूल। ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। अब बेटा एक्चुअल में अगर अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करेंगे है क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो बेटा। जब हमारे पास मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप उनके ऊपर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का देते हो, या 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी गेन कर लेते हैं, उसको हम कह देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है, ठीक है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितनी एनर्जी गेन करेंगे, उस एनर्जी को अपन डिफाइन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो बड़े सिंपली आप याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर जूल्स में एनर्जी गिवन होगी, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन होगी तो आपको जूल में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है। तो आप उस रिलेशन को याद रखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये तो वो वर्क फंक्शन। अभी जैसे अपन ने बात की मेटल के सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ठीक है, उनको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन। और ये जो फिनोमिना है, जब अपने पास इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर आते हैं, इस फिनोमिना को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं, इस फिनोमिना को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक। अब बेटा इलेक्ट्रॉन एमिशन
अगर करना है, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, तो अपन ने कहा कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास एनर्जी होनी चाहिए। कितनी एनर्जी होनी चाहिए? कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो एनर्जी होनी चाहिए। और इनिशियली अपन कह सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए, तो इनको हम एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप इनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये मेटल के सरफेस से अमिट हो जाएंगे, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब बेटा आप किस तरीके से एनर्जी इनको सप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से अपने पास जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है इसको भी हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। कुछ कैटेगरीज की अगर अपन बात करें, फर्स्ट अपने पास थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो वर्ड बेटा अपन यूज करते हैं हीट के लिए। तो इस केस में अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई मेटल है, उसको आप हीट करते हो, हीट एनर्जी देते हो। अगर हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करेंगे, और अगर इनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर हो गई तो ये मेटल के सरफेस से बाहर आने में कैपेबल होंगे। तो अगर आप हीट को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा रहे हो, उस फिनोमेना को अपन कहते हैं थर्मोआयनिक एमिशन, है ना। इनको एक्सप्लेन आप कर लेना, मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मतलब आपको पता होना चाहिए इन चीज के बारे में किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं। फर्स्ट हो गया थर्मोआयनिक एमिशन। सेकेंड अपने पास है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है ना। फोटो वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? लाइट के लिए। तो बेटा हमारे पास कुछ मेटल ऐसे हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, उनके ऊपर अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट डालते हो तो वो क्या करते हैं, उस लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। क्योंकि लाइट भी हमारे पास बेटा एनर्जी है, लाइट के अंदर भी एनर्जी होती है, वेव है तो वेव के अंदर एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर डालते हो तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, और एनर्जी अगर उनके वर्क फंक्शन के इक्वल हो तो वो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस फिनोमेना को, जिसमें हम लाइट डाल के किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाते हैं, इस फिनोमेना को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और अपना जो चैप्टर बेटा मेनली इसी, है ना, इसी के ऊपर चलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही अपने को मेनली पढ़ना है कि आप लाइट डाल के किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हो। इसके अलावा अपने पास बेटा फील्ड एमिशन है। फील्ड की अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने को पता है इलेक्ट्रॉन्स को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो बेटा अपन कह सकते हैं कि अगर आप किसी मेटल सरफेस के क्रॉस, है ना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, नियर अबाउट 10⁸ वोल्ट पर मीटर का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए। तो हम इन सिंपली कह सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन करवा रहे हो तो उसको अपन कहेंगे फील्ड एमिशन। लास्ट इसमें जो अपने पास आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में बेटा अपन कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल की सरफेस है, ये मेटल है, और मेटल के ऊपर बेटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हिट करो, ठीक है। अब बेटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन बात करें, मेटल है, मेटल के ऊपर अपन इलेक्ट्रॉन्स को हिट कर रहे हैं, तो बेटा जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल से हिट करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो उनके अंदर एनर्जी है वो जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स उनको ट्रांसफर कर देंगे, और जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है उस एनर्जी को गेन करके वो इस सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। इसके अंदर मेनली हम कह सकते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एमिट कैसे करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर स्ट्राइक करवा के ना। तो फास्ट मूविंग या एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप मेटल के सरफेस हिट करवाओ, उनकी एनर्जी वो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पास करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मेटल सरफेस से बाहर आएंगे। तो इस फिनोमेना को आप कह दोगे सेकेंडरी एमिशन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में हुआ। 4 तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं, हीट दे के करवा सकते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन, लाइट डाल के करवा सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एमिशन करवा सकते हैं, फील्ड एमिशन, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवा के मेटल के सरफेस से भी हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं, जिसको आप कह दोगे सेकेंडरी एमिशन। ये तो बेटा हुआ। अब अपने को मेन जो इसमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कि हम लाइट जब डालते हैं तब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, तो ये क्यों आते हैं, क्या किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि बेटा हमने बात की कि इस चैप्टर के अंदर मेनली अपने को पढ़ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जब आप लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर डालते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन किस तरीके से होता है। तो देखते हैं क्या कुछ हमारे पास इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
किसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आप लाइट डालो है ना किसी मेटल सरफेस के ऊपर, वो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, और जब उनके अंदर एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल आ जाएगी तो वो सरफेस से बाहर आ जाएंगे। इस इफेक्ट को अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर डेफिनेशन पे है, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, है ना। फिनोमिना में होगा क्या, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहां से, फ्रॉम अ मेटल सरफेस। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अपन लाइट रेडिएशंस को कह सकते हैं कि ये भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट, तो आप मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रहे हो, वो भी एक सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की, एक फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है बेटा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो कह रहा था फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस फिनोमेना को अपन कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा जैसे कि अपन ने बात किया, हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, तो इसके अंदर देखा गया कि हमारे पास लाइट की एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप इंसिडेंट करवा रहे हो मेटल सरफेस के ऊपर, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस नहीं होता। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की अपने को रिक्वायर्ड होती है, वेव्स की रिक्वायर्ड होती है, उसको अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच, जिसके नीचे द पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी इंसिडेंट रेडिएशन की बिलो विच, अगर आप उससे नीचे फ्रीक्वेंसी रखते हो तो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा। इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कह सकते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे हाई फ्रीक्वेंसी की अगर आप जो रेडिएशन इंसिडेंट करवाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, लेकिन इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर आपने रेडिएशन डाली तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय एन नॉट, बड़ा फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम एन यूज करते हैं, तो उसको आप एन नोट से जो है डिनोट कर सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल, और ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की। वैसे तो अगर अपन बात करें वर्क फंक्शन जो अपन ने पढ़ा, ये भी बेटा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर अपन बात करें बेटा उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, और हमारे पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो हमारे पास कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके अंदर पहले से एनर्जी ज्यादा है, तो उनका वर्क फंक्शन कम होगा, कम एनर्जी मिलते ही वो सरफेस से बाहर आ जाएंगे। और जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इनिशियली एनर्जी कम है तो उनको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए। तो जो वर्क फंक्शन है कहते हैं मटेरियल या मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेटल चेंज करोगे तो जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है, जो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है, वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी अलग अलग मेटल के ऊपर डिपेंड करती है। हर एक मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो पर्टिकुलर मेटल जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रोसेस शो करेगा। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट के बारे में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब बेटा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए है ना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया। कुछ साइंटिस्ट ने एक सेटअप बनाया और उस सेटअप के अंदर उन्होंने चेक किया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस जो है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या है ना। इसको आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सेटअप है। अभी सेटअप से हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अपन चेक करें किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इस अरेंजमेंट को समझेंगे जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसके अंदर है क्या बेटा, ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है
इवैक्यूएटेड मतलब अंदर वैक्यूम है, कुछ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्वार्ट्स की विंडो लगी हुई है, जहाँ से आप कह सकते हो जो इंसिडेंट लाइट है, रेडिएशंस यहाँ से एंटर करेंगी, है ना। जो ये लाइट एनर्जी यहाँ से एंटर करेगी। और ये दो प्लेट्स लगा रखे हैं सी और ए, फोटो सेंसिटिव प्लेट्स हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट्स मतलब जो लाइट को सेंस करते हैं, जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ेगी, है ना, तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये अपने पास फोटो सेंसिटिव प्लेट्स हैं। तो यहाँ से आप बेटा लाइट को इंसिडेंट करवाओगे प्लेट्स के ऊपर, और अपन कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इस प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करवा दें तो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और ये भी अपने पास एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगी हुई है ए। इसके अलावा इन प्लेट्स को अपन ने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो कनेक्शन बनाए हुए हैं अपन ने, ये बेटा अपने पास है कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर का काम क्या है बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप कनेक्शंस को चेंज कर सकते हो। इस टर्मिनल को यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, इसको यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, मतलब आप टर्मिनल्स इससे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें वोल्टमीटर लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि कितना पोटेंशियल आपने इन दोनों प्लेट्स के बीच में दिया हुआ है ना। पॉजिटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं इस प्लेट को अपन, नेगेटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं इस सर्किट को चेंज करके। इसके अलावा एक माइक्रो एम्पियर लगा हुआ है, सॉरी अमीटर लगा हुआ है, ये मेजर करेगा करंट को। जब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स अमिट होकर इधर जाएंगे तो कितना जो है सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो वो अपन एमीटर से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट का काम क्या होगा, सर्किट के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करना है, या करंट की वैल्यू चेंज करना, जितना क्या सुटेबल पोटेंशियल इसको देना चाहते हो प्लेट को, है ना, आपसे चेंज कर सकते हो। ये अपने पास बैटरी लगी हुई है मेन, जहाँ से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करोगे। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। आपको इसमें स्टडी क्या क्या करना है, स्टडी की अगर बात करें, हम जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, हम उसको चेक करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है। जो लाइट आ रही है उसकी अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे, या फिर जो आप ये प्लेट्स हैं इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो क्या इफेक्ट होगा, या फिर आप इसको पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव पोटेंशियल देते हो तो क्या इफेक्ट होगा। तो मतलब 3-4 चीजें अपने को इस एक्सपेरिमेंट से स्टडी करनी है। लेकिन वो जो इसके रिजल्ट्स हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस आती हैं, वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर इसी वीडियो के अंदर इस पार्ट को मैं ऐड करता हूँ तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझ जाएंगे किस तरीके से ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो एक्सपेरिमेंट है ना वो हम परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए ये सेटअप होगा, इसके अंदर हम डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वो इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो बेटा लाइक का बटन करना ना दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।